हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सक्सेसफुल नोट्स में। फ्रेंड्स, आज हमारा यूपी ट्रिपल एस सी पेट इतिहास में एक बहुत ही छोटा और महत्वपूर्ण टॉपिक है हर्षवर्धन। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम उन सारे प्रश्नों पर चर्चा करेंगे हर्षवर्धन से संबंधित जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं गारंटी देता हूँ इस बात की कि इसके अलावा जो है हर्षवर्धन से संबंधित अन्य कोई प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। जो पूछा जाना है इस वीडियो में हम उन सारे प्रश्नों को कवर कर लेंगे। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पर जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम है उन सभी की तैयारी 100% सफलता की गारंटी के साथ कराई जाती है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक जरूर किया करें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा यही पूछा जाता है कि हर्षवर्धन कितने वर्ष की आयु में राजगद्दी पर बैठा था। तो हर्षवर्धन 16 वर्ष की आयु में कब बैठा था, या तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, कब बैठा था, तो 606 ईस्वी में जो है हर्षवर्धन राजगद्दी पर बैठा था। हर्षवर्धन 16 वर्ष की आयु में 606 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा। आपको सन जरूर याद रखना है। नेक्स्ट हमारा पूछा जाता है कि हर्षवर्धन की प्रारंभिक राजधानी क्या थी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत ही पूछा जाता है कि हर्षवर्धन की प्रारंभिक राजधानी क्या थी। तो उसने अपनी जो प्रारंभिक राजधानी थी वह थानेश्वर बनाई थी। कौन सी? थानेश्वर। और बाद में इसने अपनी राजधानी जो है कन्नौज में स्थापित की। अब क्वेश्चन यह भी पूछा जाता है कि हर्षवर्धन ने थानेश्वर से अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित कर दी थी। तो कन्नौज में स्थानांतरित कर दी थी। कन्नौज को उसने अपनी जो है राजधानी बना लिया था। तो यह दोनों क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। जब प्रारंभिक की बात की जाए, प्रारंभिक राजधानी किसे बनाया था, तो थानेश्वर हमारा आंसर हो जाएगा। अगर पूछा जाए कि इसने अपनी जो है दूसरी राजधानी कहाँ स्थापित की थी, तो हमारा आंसर कन्नौज हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। प्राचीन काल में कन्नौज को यह भी बहुत पूछा जाता है कि किस नाम से जाना जाता था। तो प्राचीन काल में कन्नौज को कान्यकुब्ज और महोदया के नाम से भी जाना जाता था। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कान्यकुब्ज या महोदया आपसे पूछ देगा, कान्यकुब्ज या महोदया किसके नाम हैं, तो यह कन्नौज के नाम थे, कान्यकुब्ज और महोदया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट है, हर्षवर्धन ने शशांक से बदला लिया और अपनी शक्ति का प्रसार उत्तरी भारत के अन्य राज्यों में किया। आगे चलते हैं। जो इम्पोर्टेंट फ्रेंड्स पॉइंट होगा मैं आपको वहाँ पर थोड़ा विस्तार से बता दूंगा। हर्षवर्धन का साम्राज्य थानेश्वर से लेकर दक्षिण में नर्मदा नदी और पूर्व में गंजाम से लेकर पश्चिम में वल्लभी तक फैला हुआ था। कहाँ तक फैला हुआ था? इसका जो है नर्मदा नदी से लेकर पश्चिम में वल्लभी तक फैला हुआ था। नेक्स्ट है हमारा, हर्ष ने वल्लभी के शासक ध्रुवसेन द्वितीय से अपनी पुत्री का विवाह किया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट, बहुत ही बार पूछा जाता है कि हर्षवर्धन ने अपनी पुत्री का विवाह किसके साथ किया था। तो वल्लभी के शासक ध्रुवसेन द्वितीय से हर्षवर्धन ने अपनी पुत्री का विवाह किया था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐहोल अभिलेख से ज्ञात होता है वातापी शासक पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित किया था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अब आपसे क्वेश्चन यहाँ पर ऐसे पूछा जाता है कि किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित किया था। क्वेश्चन आपसे हूबहू ऐसा ही पूछा जाएगा। तो हमारा कौन सा अभिलेख है? ऐहोल अभिलेख। आपको ध्यान रखना है, कौन सा अभिलेख है? ऐहोल अभिलेख से ज्ञात होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर पूछा जाता है कि हर्षवर्धन को अंतिम हिंदू सम्राट कहा जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाएगा कि किस शासक को अंतिम हिंदू सम्राट कहा जाता था। तो इसका आंसर हो जाएगा, हर्षवर्धन को अंतिम हिंदू सम्राट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हर्षवर्धन स्वयं विद्वान था। नंबर 1 तो ये बात है कि हर्षवर्धन विद्वान था। उसने 3 पुस्तकें नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका आदि लिखी थी। अब ये तीनों पुस्तकें फ्रेंड्स बहुत ही पूछी जाती हैं। आप इसे रट लीजिए, एकदम गोली की तरह याद कर लीजिए कि
पूछ दिया जाता है कि नागानंद किसके द्वारा लिखी गई है, तो हर्षवर्धन के द्वारा। यह रत्नावली किसके द्वारा लिखी गई है, तो हर्षवर्धन के द्वारा। या प्रियदर्शिका किसके द्वारा लिखी गई है, तो यह हर्षवर्धन के द्वारा। आप कैसे ध्यान रखेंगे, आप इसे ऐसे ध्यान रखेंगे कि जो नागा हैं वह रत्न पहने हुए हैं और प्रियदर्शी हैं। ठीक है, आपको इस तरीके से कुछ आप अपनी ट्रिक बना सकते हैं फ्रेंड्स। आप अपनी ट्रिक बना के ही सबसे बेस्ट तरीके से आप याद कर सकते हैं। बाकी मैं आपके लिए एक प्रकार की जो है मैं अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ समझाने की। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर है कि बाणभट्ट हर्षवर्धन का दरबारी कवि था जिसने हर्षचरित और कादम्बरी नामक पुस्तकें लिखी। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, एकदम जो है लल्लन टॉप क्वेश्चन फ्रेंड्स। बहुत ही पूछा जाता है। नंबर 1 जा कि बाणभट्ट किसका दरबारी कवि था, तो बाणभट्ट हर्षवर्धन का दरबारी कवि था। आप कैसे याद करेंगे, जब आप बाण चलाएंगे तो आपको हर्ष मतलब खुशी होगी। जब कोई बाण चलाएगा, बाण चलाना सीखेगा, तब उसको खुशी होगी। तो इसका मतलब हर्षवर्धन जो है बाणभट्ट हर्षवर्धन का दरबारी कवि था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट हमारा पूछा जाता है कि हर्षचरित और कादम्बरी के लेखक कौन है। बहुत ही पूछा जाता है, हजारों बार यह प्रश्न पूछा जा चुका है। तो फ्रेंड्स हर्षचरित और कादम्बरी जो है बाणभट्ट ने लिखी हैं। किसने लिखी हैं, हर्षचरित, क्योंकि यह हर्षवर्धन का दरबारी कवि था, और कादम्बरी, यह दोनों बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा, हर्षवर्धन के शासनकाल में चीनी यात्री हेनसांग भ्रमण के लिए भारत आया था। हेनसांग को यात्रियों में राजकुमार, नीति का पंडित एवं वर्तमान शाक्यमुनि कहा जाता है। हेनसांग ने नालंदा विश्वविद्यालय में रहकर अध्ययन किया था। उसने अपनी यात्रा संस्मरण को सियूकी नामक पुस्तक में संकलित किया था। अब फ्रेंड्स पिछली बार तो इसी से क्वेश्चन पूछा गया था कि हर्षवर्धन किसके शासन काल में आया था, तो जो नहीं सॉरी यहाँ पर जो है हेनसांग किसके शासन काल में आया था। तो आपको ध्यान रखना है, हा से हेन और हा से ही हमारा हर्षवर्धन है। आपको इस तरीके से कुछ चीज़ों को रिलेट करना है। हेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया, हर्षवर्धन के शासनकाल में। और हेनसांग यात्री कहाँ का था, सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। यात्री बहुत ही पूछा जाता है कि हेनसांग कहाँ का यात्री था, तो यह एक चीनी यात्री था जो कि भारत भ्रमण के लिए आया था। और यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है, क्वेश्चन बहुत ही पूछा जाता है। तो यात्रियों का राजकुमार हेनसांग को कहा जाता है। नीति का पंडित किसे कहा जाता है, या वर्तमान शाक्य मुनि किसे कहा जाता है। नीति का पंडित, यात्रियों में राजकुमार और शाक्य मुनि, ये सब हर्षवर्धन के उपनाम थे। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और यह भी ध्यान रखना है कि हर्षवर्धन ने किस विश्वविद्यालय में रहकर अध्ययन किया था, तो नालंदा विश्वविद्यालय में रहकर हर्षवर्धन ने अध्ययन किया था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और हर्षवर्धन के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है, तो उसके द्वारा जो है सियूकी नामक पुस्तक लिखी गई है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, या बहुत ही पुस्तक पूछी जाती है। या पूरा हमारा जो है पॉइंट सबसे महत्वपूर्ण है। सियूकी किसके द्वारा लिखी गई है, तो यह जो है हेनसांग के द्वारा लिखी गई है सियूकी पुस्तक। तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, हर्षवर्धन सूर्य, शिव और बुद्ध का उपासक था। यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि हर्षवर्धन किसका उपासक था, तो यह बौद्ध धर्म का भी अनुयायी था, शिव का भी था, सूर्य का भी। तो बौद्ध धर्म आपको ज़्यादा याद रखना है। इसका दूसरा नाम क्या है, इसका दूसरा नाम शिलादित्य था। मोस्ट इम्पोर्टेंट। हर्षवर्धन का दूसरा नाम क्या था, शिलादित्य। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा यहाँ से पॉइंट पूछा जा सकता है कि हर्षवर्धन हर 5वें वर्ष दान करने के लिए एक बड़ी सभा बुलाया करता था। ठीक है, इसे मोक्ष परिषद कहा जाता था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अब आपसे पूछा जाएगा कि हर्षवर्धन कितने साल में दान करने के लिए एक बड़ी सभा बुलाता था, तो हर 5वें वर्ष
जो है दान करने के लिए एक बड़ी सभा बुलाया करता था, उसे क्या कहा जाता था? मोस्ट इम्पोर्टेंट, तो उसे मोक्ष परिषद कहा जाता था। इसका छठा अधिवेशन 635 ईस्वी में प्रयोग हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर इसके कुछ प्रमुख अधिकारियों के नाम पूछ दिए जाते हैं। आपसे पूछ देगा कि सिंहनाद किसे कहा जाता था हर्षवर्धन के समय में? तो सिंहनाद जो है सेनापति को कहा जाता था। कुंतल किसे कहा जाता था? तो कुंतल जो है अश्व सेना के प्रधान को कहा जाता था। मोस्ट इम्पोर्टेंट, स्कंदगुप्त किसे कहा जाता था? तो हस्त सेना का प्रधान को स्कंदगुप्त कहा जाता था। सामंत महाराज किसे कहा जाता था? तो नागरिक प्रशासन का जो प्रमुख होता था उसे सामंत महाराज कहा जाता था। आपको ध्यान रखना है, सिंहनाद जो हैं सेनापति हैं, कुंतल अश्व सेना का प्रधान है और हस्त सेना का प्रधान को स्कंदगुप्त कहा जाता था। और हमारा हो जाएगा नागरिक प्रशासन का जो प्रमुख होता था उसे सामंत महाराज कहा जाता था। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा यहाँ से क्वेश्चन यह बन सकता है, हर्षचरित में हर्षवर्धन को सभी देवताओं का सम्मिलित अवतार कहा गया है। अब आपसे क्वेश्चन यह बहुत ही पूछा जाता है कि किस जो है रचना में बताया गया है हर्षवर्धन को सभी देवताओं का सम्मिलित अवतार माना गया है? तो यह हर्षचरित रचना है, क्योंकि यह इसका नाम भी है हास है और हर्ष से इसकी रचना भी है। ठीक है, तो आपको यह ध्यान रखना है, हर्षचरित में कहा गया है। नेक्स्ट है हमारा, इसने चीनी नरेश ताइसुंग के दरबार में एक ब्राह्मण दूत भेजा था। प्रत्युत्तर में चीनी नरेश ने लियांग होई किंग नामक अपना दूत भेजा था। अब आपसे यहाँ पर पूछ देगा कि जो है हर्षवर्धन ने चीनी नरेश, यहाँ पर आपसे पूछ देगा चीनी नरेश ताइसुंग के दरबार में किसे भेजा था? तो एक ब्राह्मण दूत को भेजा था। और जिसके बदले में उसने क्या दिया था, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो उसने बदले में उसने अपना एक राजदूत, अपना भी उसने एक दूत भेजा था। तो यहाँ पर जो है प्रत्युत्तर में चीनी नरेश ने लियांग होई किंग नामक अपना एक दूत भेजा था। और हर्षवर्धन का राजवैद्य कौन था? मोस्ट इम्पोर्टेंट, तो हर्षवर्धन का राजवैद्य सुसेन था। कौन था? सुसेन। आपको ध्यान रखना है, हर्षवर्धन का राजवैद्य कौन था? सुसेन। मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो फ्रेंड्स, यह था हर्षवर्धन से सभी महत्वपूर्ण बातें यहाँ पर हमने सारी कवर कर ली हैं। और इसके अलावा आपसे कोई भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, ये मेरी गारंटी है। बस अगर हर्षवर्धन से क्वेश्चन पूछा जाता है इस टॉपिक से, तो इसी वीडियो से आपको इतने में से मिल जाएगा, ये मेरी फ्रेंड्स गारंटी है। और फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें फ्रेंड्स। अगर हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो आप मात्र 1 सेकंड में चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।